नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी का जो पार्ट हमने लिया था, जैव तकनीकी। जैव तकनीकी में आज हम पार्ट 2 में क्वेश्चंस लेके आए हैं। पिछली क्लास में हमने 10 क्वेश्चंस किए थे। आज भी हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो प्रश्न है जो आपको एग्जाम में वो देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आज। एलिसा में उपयोग किए जाने वाले एंजाइम है। आपका फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक है, स्कूल व्याख्या बायोलॉजी का। एलिसा एंजाइम लिंक्ड जो इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे है, इसमें उपयोग किए जाने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। आपके पास में जो भी ऑप्शंस हैं उनको देखिए और आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, एलिसा के बारे में मैंने अब बताया था आपको कि जो एलिसा है उसका पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे है। और इस एलिसा का उपयोग, इसका उपयोग हम परीक्षण में करते हैं, टेस्ट में करते हैं। किस किस का परीक्षण करते हैं, किस किस का टेस्ट करते हैं? तो सबसे ज्यादा जो एलिसा का टेस्ट है वो HIV एड्स रोग में होता है। और इसमें एक विशेष प्रकार की सरफेस होती है एंटीबॉडी की। उस एंटीबॉडी की जो सरफेस है, उस सरफेस पर हम डालते हैं प्रोटीन को, एमिनो एसिड्स को, या किसी एंटीजन को। तो एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड बनने पर हम इसको विशेष प्रकार के जो लिक्विड्स हैं उनसे धोए जाते हैं, और जो वेस्टेज है वो निकल जाते हैं, और जो बॉन्ड बनते हैं वो एंटीजन एंटीबॉडी के बीच बनते हैं। तो यह जो प्रोसेस है ये एंजाइम की उपस्थिति में है। और ये एंजाइम कौन कौन से हो सकते हैं? तो एंजाइम एल्केलाइन फास्फेटेज हो सकता है, पैरा नाइट्रोफिनोल फोस्फेटेज हो सकता है, पर ऑक्सीडेज, कैटेलेज आदि एंजाइम होते हैं। तो ये सभी एंजाइम एलिसा के अंदर काम आते हैं। एलिसा जो टेस्ट है उससे फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा जा चुका है, और हो सकता है फिर से प्रश्न पूछा जाए। तो ध्यान रखें, एलिसा में काम आने वाले एंजाइम और एलिसा टेस्ट। एलिसा का पूरा नाम मैंने आपको बताया था कि एलिसा का पूरा नाम है दोस्तों एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। ये एलिसा टेस्ट बीमारियों में, रोगों में एंटीजन एंटीबॉडी की जो प्रोसेस है उसके द्वारा किया जाता है। हार्मोन्स विश्लेषण में, गर्भवती महिला में, HCG की जांच में, एड्स के निदान में आदि में इसका उपयोग होता है। एलिसा का उपयोग होता है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप आंसर दे सकते हैं। बड़ा आसान है, आप सभी को आता होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप सभी को आता होगा कि जो एलिसा है उस एलिसा का जो उपयोग है। देखिए स्वागत है आप सभी का। आज आप लाइव जो भी ले रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें, टेक्निकल इश्यू की वजह से मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं। तो जो भी लाइव ले रहे हैं वो ध्यान रखें कि आपका जो कमेंट है वो आज टेक्निकल इश्यू होने की वजह से मैं आपका नहीं पढ़ पा रहा हूँ। एलिसा का उपयोग किया जाता है, आंसर दीजिए दोस्तों। एलिसा का उपयोग किस में करते हैं? क्या प्रोटीन विश्लेषण में, हार्मोन विश्लेषण में, या एड्स निदान में, या सभी में? और ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, ये प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में। जो HIV एड्स है इसके निदान में कौन सा टेस्ट किया जाता है? निदान में पता लगाने के लिए, तो HIV एड्स के का पता लगाने के लिए टेस्ट किया जाता है दोस्तों एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। इसके अलावा हार्मोन के विश्लेषण में, हार्मोन विश्लेषण में, प्रेगनेंसी टेस्ट में, HCG का पता लगाने में, HCG का पता लगाने में, प्रोटीन विश्लेषण में, प्रोटीन विश्लेषण में, एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया करने में, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इसमें बनता है। तो बहुत सारे टेस्ट, एंजाइम, हार्मोन्स, इनका पता लगाने में, एड्स का पता लगाने में, रोगों के हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B,
इन सब में इसका उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है? एलिसा का। तो एलिसा का उपयोग होगा प्रोटीन विश्लेषण में, हार्मोन विश्लेषण में, एड्स के निदान में। क्वेश्चंस आपके सामने क्या है? उपरोक्त सभी में। और ये प्रश्न पूछा हुआ है कि एड्स के निदान में कौन सा टेस्ट, ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो एड्स के निदान में कौन सा टेस्ट आता है? एलिसा। एलिसा का पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। क्रोमेटोग्राफी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रोमेटोग्राफी के बारे में आप बता दीजिए। आपके सिलेबस का टॉपिक है दोस्तों क्रोमेटोग्राफी, और क्रोमेटोग्राफी से भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए आंसर दीजिए आप क्रोमेटोग्राफी का। क्रोमेटोग्राफी में जो कागज है वो किसके रूप में काम में लेते हैं? क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? तो क्रोमेटोग्राफी जो तकनीकी है दोस्तों, उसी क्रोमेटोग्राफी तकनीकी के बारे में सबसे पहले मिचेल ट्विस्टवेट ने बताया था। क्रोमेटोग्राफी के बारे में सबसे पहले ग्राफी है। इसी क्रोमेटोग्राफी में दो शब्द आते हैं, एक तो क्रोमो और एक आता है ग्राफी। क्रोमो का मतलब होता है दोस्तों रंग, और रंगों का मतलब होता है वर्णक। ग्राफी का मतलब होता है कागज या चित्रण। तो क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है कि क्रोमेटोग्राफी में रंग या वर्णकों का पता लगाने के लिए सबसे पहले इसका उपयोग किया गया। और प्लांट्स के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर क्रोमेटोग्राफी का पता लगाने के लिए, यानी पादपों में हरे रंग के वर्णक का पता लगाने के लिए, हरे रंग के वर्णक का पता लगाने के लिए इसका उपयोग हुआ। इसका उपयोग हुआ, किसका उपयोग हुआ? क्रोमेटोग्राफी का। क्रोमेटोग्राफी के अंदर दो अवस्थाएं आती हैं। मुख्य रूप से इसमें दो फेज लेंगे, एक तो तरल लेंगे और एक गैस ले सकते हैं। तरल ले सकते हैं और गैस ले सकते हैं। इनको एक कॉलम या स्तंभ स्तंभ के ऊपर गर्म गति करवाया जाता है। इन्हें एक स्तंभ पर गति कराई जाती है। जिसके कारण इसकी दो फेज बनती हैं। कितनी फेज बनती हैं? दो फेज। एक तो बनती है स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज, और एक होती है चल या गतिशील, स्टेशनरी या स्थिर फेज। क्रोमेटोग्राफी के बहुत सारे प्रकार हैं। क्रोमेटोग्राफी के बहुत सारे प्रकार हैं जिनका हम अलग अलग प्रकार देखेंगे, आगे क्वेश्चंस भी आएगा। यहाँ हम जो क्रोमेटोग्राफी में कागज लेंगे उस कागज को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चंस है। क्रोमेटोग्राफी में क्रोमेटोग्राम, काइनेटोग्राम, काइनोग्राम या माइटोग्राम, तो क्रोमेटोग्राफी में प्रयुक्त किए गए जो कागज है, क्रोमेटोग्राफी का एक प्रकार आएगा जिसको पेपर क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में एक कागज जो आता है वो विशेष प्रकार का क्रोमेटोग्राम होता है जिसको हम माइटोग्राम भी कहते हैं। माइटोग्राम। क्रोमेटोग्राफी शब्द किसने दिया? ये प्रश्न आ चुका है आपका कि क्रोमेटोग्राफी वर्ड्स, द वर्ड्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज गिवन बाय। आंसर दीजिए। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्रोमेटोग्राफी शब्द किसने दिया? आंसर दीजिए। आंसर दीजिए, क्रोमेटोग्राफी शब्द किसने दिया दोस्तों? आंसर दीजिए आप।
देखिए, क्रोमेटोग्राफी शब्द था वो मिचेल टिस्वेट ने दिया था दोस्तों, मिचेल टिस्वेट। और ये कौन सा ऑप्शन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या दिया? रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द दिया, सेल के बारे में बताया था। अर्ने टेसेलियस, मिचेल टिस्वेट, माइकेल टस्वेट। माइकेल टस्वेट ने क्रोमेटोग्राफी शब्द दिया। कौन सा शब्द दिया? क्रोमेटोग्राफी शब्द। द वर्ड ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज गिवन बाय माइकेल टस्वेट। ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित विभिन्न प्रकार के लिपोप्रोटीन का पृथक्करण किस विधि से किया जाता है? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, किस विधि से किया जाता है? ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित विभिन्न प्रकार के लिपोप्रोटीन का पृथक्करण किस विधि से किया जाता है? देखिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस, अल्ट्रासेंट्रिफिकेशन, एलिसा या ऑल ऑफ दीज। तो यहां आप आंसर दे सकते हैं। कोशिकीय घटक, कोशिकीय घटक, उनके उत्पाद, कोशिकीय घटक, उनके उत्पाद और रासायनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, लिपिड, एमिनो अम्ल, रासायनिक पदार्थ के अध्ययन की, के विश्लेषण की जो विधि है वो विधि कहलाती है दोस्तों अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कोशिकीय अध्ययन की एक विशेष विधि है। कोशिकीय अध्ययन की विशिष्ट विधि, कोशिकीय अध्ययन की विशिष्ट विधि है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें हम कोशिकीय घटक, उनके उत्पाद और रासायनिक पदार्थों के विश्लेषण में, जैसे प्रोटीन हुआ, लिपिड हुआ, एमिनो एसिड, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लिसरॉल्स, इनका जो एनालिसिस है वो करते हैं। तो कोशिकीय घटक और उनके उत्पाद का विश्लेषण, जैसे ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित विभिन्न प्रकार का लिपोप्रोटीन, उनका जो पृथक्करण है या विश्लेषण है वो किससे होता है? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से होता है। ये कोशिकीय अध्ययन की एक विशिष्ट विधि है। कोशिकीय अध्ययन की, कोशिकीय अध्ययन की विशिष्ट विधि है। कोशिकीय अध्ययन की विशिष्ट विधि है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में आपको पहले बता चुका हूं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है। एलिसा के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि एलिसा क्या है। तो यहां आप कहेंगे कि ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स, जैसे लिपोप्रोटीन्स है, इनका पृथक्करण किस विधि से करते हैं? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से। इसके दो प्रकार आएंगे जो हम अगले क्वेश्चन में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन विधि कितने प्रकार की है? ये अच्छा प्रश्न है, इसी का प्रकार है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रकार बताइए, आप आंसर दीजिए फटाफट। देखिए, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन विधि है दोस्तों, ये दो प्रकार की है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन दो प्रकार की है। एक तो होती है प्रिपरेटिव, प्रिपरेटिव, और एक होती है एनालिटिकल, एनालिटिकल। तो प्रिपरेटिव और एनालिटिकल दो प्रकार है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के। इसमें भी हम बात करेंगे कि जो एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूगेशन विधि है उसका उपयोग किस में करते हैं? उसका उपयोग करते हैं दीर्घ अणु का मोलिकुलर वेट, अवसादन गुणांक, श्वेतबर्ग स्थिरांक, हाइड्रोस्टेटिक गुणांक आदि ज्ञात करने के लिए। यानी एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूगेशन जो विधि है
एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूगेशन जो विधि है, इस विधि का उपयोग भी किस में करते हैं? इस विधि का उपयोग करते हैं दोस्तों किस किस में करते हैं? जैसे अवसादन गुणांक, अवसादन गुणांक, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट, श्वेदबर्ग स्थिरांक, हाइड्रोस्टेटिक गुणांक, किसके? बड़े जो अणु हैं, बड़े अणु को क्या कहते हैं? दीर्घ अणु। तो बड़े अणु या दीर्घ अणु के अवसादन गुणांक, मोलिकुलर वेट, श्वेदबर्ग, हाइड्रोस्टेटिक गुणांक, इन सब में किस विधि का उपयोग करते हैं? तो वो है अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन विधि। डू यू नो अबाउट अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन? अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन कोशिकीय घटकों के पृथक्करण की एक विधि है। कितने प्रकार की है? दो प्रकार की, प्रिपरेटिव और एनालिटिकल। एनालिटिकल में किसका अध्ययन करेंगे? मोलिकुलर वेट का, अवसादन गुणांक का, श्वेदबर्ग स्थिरांक का, हाइड्रोस्टेटिक गुणांक का। किसके? बड़े अणु, दीर्घ अणु। तो ये अच्छा प्रश्न है। अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन आरपीसी में अक्सर यहाँ से फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया है और संभावना है कि फिर से आपको कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिल जाए। पढ़ते थे दोस्तों, पॉजिटिव रहिए। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी बढ़ रही है, आपके लिए खुशखबरी है। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो ध्यान रखें कि अभी वाइस प्रिंसिपल की पोस्टिंग ऑर्डर जारी हो चुकी हैं। बहुत सारे व्याख्याताओं को, लेक्चर्स को वाइस प्रिंसिपल बना दिया गया है। तो वाइस प्रिंसिपल लेक्चर बने हैं, तो लेक्चर के पद खाली हुए हैं, कुछ पहले से खाली हैं। तो निश्चित रूप से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो पद हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसमें आपको अच्छी हेल्प मिलेगी। पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए और अच्छी तैयारी करते रहिए। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन विधि कितने प्रकार के? दो प्रकार की, प्रिपरेटिव, एनालिटिकल। आप कहेंगे दोनों, दोनों प्रकार की है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन विधि। दीर्घ अणु का अणुभार ज्ञात करने, हाइड्रोस्टेटिक गुणांक, अवसादन गुणांक, कौन सी विधि काम आती है? आंसर दीजिए। इसके बारे में बता चुका हूं आपको, आपको बता चुका हूं, इसका आंसर दीजिए। फटाफट आंसर दे दीजिए दोस्तों। देखिए, दीर्घ अणु का अणुभार ज्ञात करने, हाइड्रोस्टेटिक गुणांक, अवसादन गुणांक, ये मैं बता चुका हूं। एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूगेशन विधि कौन सी है दोस्तों? एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूगेशन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैस क्रोमेटोग्राफी में वाहक गैस कौन सी है? आंसर दीजिए। गैस क्रोमेटोग्राफी में वाहक गैस, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्रोमेटोग्राफी तकनीकी के अनेक प्रकार है। क्रोमेटोग्राफी अनेक प्रकार की है और इसमें जो वाहक गैस है, उस वाहक गैस के रूप में किसका उपयोग करते हैं? हाइड्रोजन का उपयोग कर सकते हैं, हीलियम का उपयोग कर सकते हैं, आर्गन का उपयोग कर सकते हैं, ओके, और नाइट्रोजन का उपयोग कर सकते हैं वाहक के रूप में। तो यहाँ आपके सामने क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चंस का आप आंसर देंगे हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सभी। तो आप कहेंगे सभी इनका वाहक के रूप में गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं दोस्तों? उपयोग करते हैं। ओके, हीलियम, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का। गैस क्रोमेटोग्राफी में काम आने वाला डिटेक्टर कौन सा है? गैस क्रोमेटोग्राफी में काम आने वाला डिटेक्टर बताना है आपको। फ्लेम आयन डिटेक्टर, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, या सभी? आंसर दीजिए। गैस क्रोमेटोग्राफी में काम आने वाले डिटेक्टर को क्या कहते हैं? तो गैस क्रोमेटोग्राफी में काम आने वाले डिटेक्टर के ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए, गैस क्रोमेटोग्राफी में गैस क्रोमेटोग्राफी में सर्वाधिक जो काम आने वाला डिटेक्टर है वो है फ्लेम आयनीकरण डिटेक्टर। ये सबसे ज्यादा काम आता है
फ्लेम आयनीकरण डिटेक्टर सबसे ज्यादा काम आता है गैस क्रोमेटोग्राफी में। इसका उपयोग करते हैं कार्बनिक यौगिकों के लिए, और कार्बनिक यौगिकों के लिए बहुत संवेदनशील है। ये फ्लेम आयनीकरण डिटेक्टर कार्बनिक यौगिकों के लिए संवेदनशील है। कार्बनिक यौगिकों के लिए, कार्बनिक यौगिकों के लिए संवेदनशील है। कौन है दोस्तों? फ्लेम आयनीकरण डिटेक्टर। ये ध्यान रखें, कार्बनिक यौगिकों के लिए संवेदनशील है। ओके, अब हम इसके बाद में बात करते हैं अन्य। तो अन्य बहुत सारे हैं, अन्य बहुत सारे हैं, जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, फोटो आयनीकरण, मास स्पेक्ट्रोमीटर, गैस क्रोमेटोग्राफी, परमाणु उत्सर्जक। तो बहुत सारे हैं जिनमें हम थर्मल कंडक्टिविटी देख सकते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, नाइट्रोजन फास्फोरस डिटेक्टर, गैस ज्वाला डिटेक्टर, गैस ज्वाला डिटेक्टर, और बहुत सारे डिटेक्टर हैं, जैसे फोटो आयनीकरण, मास स्पेक्ट्रोमीटर, फोटो आयनीकरण, मास डिटेक्टर, फोटो आयनीकरण डिटेक्टर, नाइट्रोजन फास्फोरस डिटेक्टर, गैस ज्वाला डिटेक्टर, मास डिटेक्टर। इसके अलावा परमाणु उत्सर्जक, गैस क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी डिटेक्टर, गैस क्रोमेटोग्राफी डिटेक्टर, परमाणु उत्सर्जक डिटेक्टर, परमाणु उत्सर्जक डिटेक्टर। तो आप आंसर देख सकते हैं इसका, कौन कौन से होंगे? फ्लेम आयन, बिल्कुल दोस्तों, सबसे अधिक काम आने वाला, कार्बनिक यौगिक के लिए संवेदनशील है। थर्मल कंडक्टिविटी बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, तो बहुत सारे डिटेक्टर्स हैं जो काम आते हैं किसमें? गैस क्रोमेटोग्राफी में। क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन निश्चित रूप से 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। विट्टल स्टेन किसे कहते हैं? आंसर दीजिए, विट्टल स्टेन किसे कहते हैं? आंसर दीजिए, विट्टल स्टेन किसे कहते हैं? विट्टल स्टेन, तो विट्टल स्टेन दोस्तों स्टेनिंग की एक प्रक्रिया है जिसमें हम जीवित कोशिका या उत्तकों को रंगते हैं। और विट्टल स्टेनिंग तकनीकी 2 प्रकार की है, एक तो सुपर विट्टल स्टेनिंग और एक होती है इंट्रावाइटल स्टेनिंग। तो विट्टल स्टेनिंग जीवित कोशिका और उत्तकों को रंगने की तकनीकी है। 2 प्रकार का होता है विट्टल स्टेनिंग। कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। 2 प्रकार की तकनीकी है जीवित कोशिका और उत्तकों को रखने की। एक तो है सुपर विट्टल स्टेनिंग और एक है इंट्राविट्टल स्टेनिंग। सुपर विट्टल, सुपर विट्टल स्टेनिंग। अब जो सुपर विट्टल स्टेनिंग में जो स्टेन काम आते हैं उनमें आता है न्यूट्रल रेड, जेनस ग्रीन, मिथाइल ब्लू, और आता है जैसे एक स्टेनिंग में एक और आता है जिसको हम कहते हैं ट्रिपेन ब्लू। ट्रिपेन ब्लू एक आता है, ट्रिपेन ब्लू, ट्रिपेन ब्लू। तो ये सुपर विट्टल स्टेनिंग तकनीकी के है। जो स्टेन है वो है न्यूट्रल रेड, जेनस ग्रीन, मिथाइल ब्लू आदि। और स्टेनिंग के अंदर क्या करते हैं? कोशिका उत्तकों को रंगा जाता है, स्टेन किया जाता है। जीवित कोशिका, लिविंग सेल्स या टिश्यू को स्टेन करने की तकनीकी विट्टल स्टेनिंग तकनीकी है। 2 प्रकार का है, सुपर विट्टल स्टेनिंग और इंफ्रा विट्टल स्टेनिंग। सुपर विट्टल स्टेनिंग के प्रकार है न्यूट्रल रेड, जेनस ग्रीन और मिथाइल ब्लू। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे फिर वापस छोटे से पार्ट के साथ अगली क्लास में। क्लास निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्कूल व्याख्याता के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिन भी स्टूडेंट को स्कूल व्याख्याता का कंटेंट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, जिसमें हमारे पास मिलेंगी टेस्ट सीरीज और संपूर्ण कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स, इसके अलावा PYQ और MCQ, इसके लिए डाउनलोड करें दोस्तों SSS एजुकेशन ऐप। पढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए। मिलेंगे अगली बेहतरीन क्लास में। पहली बार जो क्लास लेते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आप जितना इंटरेस्ट दिखाएंगे उतने ही शानदार प्रश्नोत्तरी में लेकर हाजिर रहूंगा।
अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ये सिलेबस की सीरीज चालू रहेगी। मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।